नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। सेल बायोलॉजी टॉपिक अपना चल रहा है, यानी कि कोशिका विज्ञान। और कोशिका विज्ञान में हम लोग आज बात कर रहे हैं ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। इससे पहले हम लोगों ने जो है गोल्जी बॉडी पर चर्चा की थी और अब हम लोग ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बात करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी इच्छाएं पूरी करें, मनोकामना पूरी करें और जो भविष्य में निकट आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपका साथ दें, आपकी मेहनत को सकारात्मक रूप दें और सफल नागरिक और परोपकारी नागरिक के रूप में आपको तरक्की प्रदान करें। यही माता रानी से मेरी प्रार्थना आप सब मेरे छोटे भाई बहनों के लिए और मेरे साथियों के लिए। बिना देरी किए अब हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER जिसका पूरा नाम अपने पढ़ा करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इसको हिंदी में अपने कहा करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जाना जाता है। अब कुछ इसके फेमस क्वेश्चन, जैसे इसकी खोज किसने की थी। तो ER की खोज करने वाला जो साइंटिस्ट है वो मोस्टली माना जाता है किसको, गार्नियर। गार्नियर नामक वैज्ञानिक ने ER की खोज की थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना। और एक होता है पोर्टर। तो कुछ किताबों में जो है वो पोर्टर को भी मतलब सपोर्ट किया जाता है कि गार्नियर ने खोज की थी और पोर्टर ने नाम दिया था। तो गार्नियर आ जाए, पोर्टर आ जाए, दोनों में से कोई एक साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है। हाँ, वैसे एक बात ये भी है कि ER जो है वो इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है कि उसके खोजकर्ता या वैज्ञानिकों के बारे में कोई बात पूछी जाए। खोजकर्ता पूछे जाते हैं केंद्र के, कोशिका के, है ना, या जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के, गोल्जी बॉडी के, लाइसोसोम का खोजकर्ता पूछ लिया जाता है। इनके काम ज़्यादा फेमस है, काम पूछे जा सकते हैं। ये काम क्या है, ER क्या काम करती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ पाई जाती है ना, इन सब बिंदुओं पर। तो अब हम बात कर रहे हैं नामकरण। पोर्टर, गार्नियर और पोर्टर दो साइंटिस्ट इसमें आते हैं। थोड़ा सा आपको बेसिकली याद रखना है कुछ और बातें, जैसे जो ER होता है यह गोल्जी बॉडी के समान संरचना रखता है ना। तो जो संरचनाएं गोल्जी बॉडी के अंदर होती हैं वही संरचनाएं ER के अंदर ही देखी जाती है। गोल्जी बॉडी के समान संरचनाएं ER में देखी जाती हैं। ठीक है ना। यानी कि संरचना के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने गोल्जी बॉडी में जो संरचनात्मक घटक पढ़े थे, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था सिस्टर नहीं, आपने पढ़ा था वेसिकल या ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स हमने बात की थी और एक शब्द आपने और मेंशन किया था जिसका नाम था वेसिकल। यानी कि ये तीनों संरचनाएं जो गोल्जी बॉडी में थी वही तीनों संरचनाएं किस में देखी जाती है, ER में। तो जब गोल्जी बॉडी और ER दोनों में संरचनाएं सेम हैं, एक ही चीज़ है, तो फिर अंतर किस बात का है। तो मैं आपको अंतर बता देता हूँ। अंतर इस बात का है, संरचना सेम है तो अंतर है कि गोल्जी बॉडी जो होता है यानी कि गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डिक्टियोसोम, गोल्जी बॉडी की जो स्थिति होती है, इसकी जो पोजीशन होती है वह फिक्स होती है केंद्र के पास, जबकि ER जो होता है वह फिक्स स्थिति में नहीं होता, वह कोशिका में बिखरा रहता है। तो कोशिका में बिखरा हुआ जो ऑर्गन है ना, वो कौन सा है आप बताएंगे, ER। इसकी स्थिति फिक्स नहीं है, कोशिका में कहीं पर भी स्थित हो सकता है, पूरी कोशिका में बिखरा रहता है। जबकि गोल्जी बॉडी जो है वो केंद्र के पास परमानेंटली वहीं इसकी पोजीशन होती है, वही उसकी लोकेशन होती है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इस प्रकार से हम लोग इसको दो भागों में, ये संरचनाओं को अपने तीन भागों में बांट सकते हैं। हाँ, अब अपने आगे पढ़ेंगे कि जो ER होती है इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ER को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है और कितने भागों में अपने लोग इसको बांट सकते हैं। तो अब मैं आपसे ER के टाइप के ऊपर बात करूँगा। तो ER को हम लोग दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया करते हैं। पहला होता है RER, दूसरा होता है SER। RER और SER इस प्रकार से। RER को अपने बोलते हैं रफ, अब ये तो पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर अपने पास आ जाता है SER यानी कि स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, एक होती है चिकनी या मुलायम अंतःप्रद्रवी जालिका। रफ का मतलब होता है खुरदरा, तो मैं इसको बोलूँगा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको मैं बोलूँगा चिकनी या मुलायम अंतःप्रद्रवी जालिका, क्योंकि ये खुरदरी नहीं है तो मुलायम अंतःप्रद्रवी जालिका है ना। तो एक थोड़ा सा ये भी आपको नोटिस करना है। इसके साथ साथ इसको अपने कई बार ऐसे कह देते हैं ग्रेनुलर अंतःप्रद्रवी जालिका, ग्रेनुलर यानी कि कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका। दूसरा होता है एग्रेनुलर, एग्रेनुलर यानी कि कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका, एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से हम लोग इसको दो प्रमुख भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यह भी एक बहुत अच्छा अंतर है। अच्छा, कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका ये रफ इसलिए होती है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण हम इसे कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। जबकि जो अकणिका में है, मुलायम है, वो मुलायम इसलिए होती है क्योंकि इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। तो राइबोसोम की एब्सेंस के कारण, अनुपस्थिति के कारण इसको अपने अकणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और यहाँ पर राइबोसोम की उपस्थिति के कारण इसे कणिका में या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के खुरदरे होने के पीछे कारण क्या है? आप बताएंगे राइबोसोम की उपस्थिति। और इसके चिकने होने का कारण क्या है? राइबोसोम की उपस्थिति न होना या राइबोसोम की अनुपस्थिति होना। तो इसका मतलब राइबोसोम दानेनुमा संरचना होती है, जिस पर होती है वो खुरदरी और जिस पर नहीं होती वो मुलायम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका का रूप धारण कर लेती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं यह केंद्र के पास पाई जाती हैं, यानी कि इसकी जो पोजीशन होती है वो केंद्र के समीप होती है। तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्र के समीप पाई जाने वाली अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, जबकि चिकनी या मुलायम अंतःप्रद्रवी जालिका यह केंद्र के समीप नहीं होती, यह केंद्र से थोड़ा दूर देखी जाती है। अब हम इस पर बात करेंगे कि केंद्र से दूर और समीप का मुख्य कारण क्या है ना, इसको अपने थोड़ा सा चेक करेंगे। तो मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसको भी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये मान लीजिए होगी कोशिका, कोशिका के अंदर कौन होता है? केंद्रक। केंद्रक की झिल्ली जो होती है वो कंटिन्यू नहीं होती, यह एक प्रकार से डिसकंटिन्यू देखी जा सकती है ना, यानी कि कंटिन्यू झिल्ली नहीं है। मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को और मेंशन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी। इस प्रकार से यानी कि जो केंद्रक झिल्ली है उसको हम लोग इस प्रकार से आराम से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लोकेशन समझ में आ गई होगी, केंद्रक बीचों बीच है, ठीक। और इसके अंदर होती है केंद्रिका। तो यहाँ आपने देखना है ये जो भाग है इस भाग को अपने बोलते हैं केंद्रिका। और ये जो है ये केंद्रक झिल्ली है और इसमें बीच बीच में कुछ छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है जिसको अपने बोलते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियोपोर्स, केंद्रक छिद्र। जो केंद्रिका होती है इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। अब ये बात याद रखना कि राइबोसोम का निर्माण करना या राइबोसोम को बनाना ये किसका काम है? केंद्रिका का काम है। और केंद्रिका कहाँ होती है? केंद्र के अंदर होती है। जब ये राइबोसोम बनाती हैं, ऐसे ये समझ लीजिए राइबोसोम यहाँ से बाहर निकलेंगे, है ना, सपोज करो ये राइबोसोम बाहर निकल रहे हैं, तो जो नज़दीक में अंतःप्रद्रवी जालिका होगी, मान लो ये नज़दीक में पाई जाने वाली अंतःप्रद्रवी जालिका है, समझ गए ना। अब इनके ऊपर तो क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। तो नज़दीक वाली पर राइबोसोम इसलिए होंगे क्योंकि जस्ट केंद्रक से बाहर राइबोसोम निकले और उस पर चिपक गई। तो ये जो नज़दीक वाली होती है इस पर तो राइबोसोम होने का इसको हम बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ जो दूर होती हैं जिनकी पोजीशन जो है वो दूर है, तो जो दूर वाली अंतःप्रद्रवी जालिकाएं हैं, अब वहाँ तक बताओ राइबोसोम पहुँचेगा क्या? नहीं पहुँच पाएगा या बहुत कम मात्रा में पहुँच पाएगा। तो जो राइबोसोम यहाँ बहुत कम मात्रा में पहुँच पाएगा उस वजह से या उसके वहाँ तक राइबोसोम न पहुँचने की वजह से वो कैसा रह जाता है? स्मूथ रह जाता है ना। तो आप ये याद रखेंगे कि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो केंद्र के पास है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो केंद्र से दूर है। केंद्र के पास वाला रफ इसलिए है क्योंकि जो केंद्रिका है वो राइबोसोम बनाती है, राइबोसोम बनती है, बाहर आते हैं जिस पर चिपकते हैं वो रफ हो जाती है। और जो दूर वाली होती है वहाँ तक राइबोसोम नहीं पहुँच पाते, इसलिए वो स्मूथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ER में आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा कि रफ कौन सी है और स्मूथ कौन सी है, और रफ है तो रफ क्यों है, और जो स्मूथ है तो वो स्मूथ क्यों है ना। तो मुख्य बात पर हमने चर्चा कर ली, इसके टाइप पे हमने बात कर ली।
अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बनता है वो ये बनता है कि इस ER के कार्य क्या हैं, ये ER हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या काम करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। यहाँ से एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इस जगह को मेंटेन करेंगे कि इस जगह से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो किस प्रकार से आ सकता है, ठीक है ना, ध्यान से समझेंगे। अब हम बात करेंगे ER के कार्य पर। तो ER का कार्य क्या होता है, तो कार्य नंबर एक नंबर कार्य आपने याद रखना है, प्रोटीन निर्माण। पहला काम है इसका प्रोटीन निर्माण। अब देखो प्रोटीन निर्माण क्यों मैंने लिखा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करना किसका काम है, राइबोसोम का। प्रोटीन की फैक्ट्री अपने किसको कहते हैं, राइबोसोम को। तो राइबोसोम क्योंकि प्रोटीन का निर्माण करता है और राइबोसोम जिस ER पर होता है वो कौन सी होती है, रफ होती है, तो इसका मतलब रफ ER राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण क्या काम करेगी, प्रोटीन का निर्माण करेगी। तो प्रोटीन निर्माण के आगे लिख दूंगा RER और यहाँ लिख दूंगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। 2017 का सेकंड ग्रेड, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2017 के सेकंड ग्रेड में इस जगह से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो राइबोसोम है उसका समवर्ती कोशिकांक बताइए, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, याद रखेंगे आप सभी ताकि आप भूल ना पाएं इस बात को। राइबोसोम का समवर्ती कोशिकांक बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। समवर्ती का मतलब होता है कार्य में समानता। समवर्ती का मतलब क्या होता है, कार्य में समानता। तो राइबोसोम का काम भी क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना, और ऐसा ही और कौन काम करता है, यानी राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और ऐसे ही प्रोटीन और कौन बनाता है, तो ऐसा ही प्रोटीन और कौन बनाता है, RER। तो दोनों के काम क्या हो गए, राइबोसोम और RER के समान हो गए। समान होते ही हम इसको क्या बोलते हैं, समवर्ती। तो राइबोसोम का समवर्ती कोशिकांक कौन सा है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे समवर्ती जो कोशिकांक है वो कौन है, RER है, क्योंकि राइबोसोम और RER दोनों एक ही काम करते हैं, प्रोटीन का निर्माण। ये क्वेश्चन 2017 के सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। और ऐसा ही प्रोटीन निर्माण से संबंधित जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था, मैं आपको बता दूं, LDC 2013 के एग्जाम में, ठीक है ना। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था और वहाँ जो प्रश्न पूछने का तौर तरीका था वो इस प्रकार से था कि प्रोटीन निर्माण हेतु जिम्मेदार बताइए, भी कौन कौन जो है प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर पे RNA, 2 नंबर पे राइबोसोम, मैंने राइबोसोम लिखा, 3 नंबर पे अपने लिख रहे हैं RER और 4 नंबर पर लिख रहे हैं, है ना, यानी कि ये सारे के सारे, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, है ना, उपरोक्त सभी। अब मुझे बताइए कि प्रोटीन निर्माण का काम किसका है, RNA से ही क्या बनते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम किस पर होते हैं, RER पर, यानी कि RNA से राइबोसोम बनता है, तो राइबोसोम का काम क्या हुआ, प्रोटीन निर्माण। अगर राइबोसोम का काम प्रोटीन निर्माण है तो RNA का क्यों नहीं है प्रोटीन निर्माण, क्योंकि वो भी तो राइबोसोम है, वो RNA से बना होता है। तो मूल रूप से प्रोटीन का निर्माण करना RNA का काम है, RNA राइबोसोम बनाता है तो इसका भी काम हुआ, राइबोसोम ER पर पाए जाते हैं तो RER का भी काम हुआ। तो उपरोक्त सभी LDC 2013 में इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन 2017 के सेकंड ग्रेड में आ रखा है ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट लीजिए कि क्वेश्चन की भाषाएं किस प्रकार से बदल दी जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो इस क्लास को निश्चित रूप से देखिए, आपको 100% अगर ER में से क्वेश्चन है तो यहीं से मिलेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को सुनिए, समझिए और फिर इनका कंक्लूजन निकालिए। कार्य नंबर 1 मैंने आपको बता दिया प्रोटीन निर्माण। कार्य नंबर 2 वो समझिए, इसका काम होता है वसा, ड्रग्स, स्टेरॉइड, नशीले पदार्थ आदि का संचय करना, आदि का संचय करना और संचय करके इनके विषैले प्रभाव से दूर करना। यानी कोशिका में जो आपका ER होता है वह ड्रग्स, विषैले पदार्थ, नशीले पदार्थ, स्टेरॉइड आदि का, वसाओं आदि का संचय करके उनके विषैले प्रभाव से अपने शरीर को मुक्त करता है। और ये जो मूल रूप से काम होता है वो होता है SER का। किसका होता है? SER का ये मूल रूप से कार्य होता है।
तो ये लाइन भी आप याद रखेंगे। और नंबर 3 पे मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर रहा हूँ कि यह कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण करता है। तो याद रखेंगे कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण, कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण। तो कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण कर कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण कर कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, ये भी किसका काम हो जाएगा? ईआर का काम हो जाएगा, है ना। तो ये 3 प्रमुख कार्य जो है वो मैंने आपको बता दिए। ईआर में मूल रूप से ही काम होता है। बाकी तो इसमें कोशिका पट का भी निर्माण ईआर कर सकता है, कोशिका भित्ति का भी निर्माण करने के लिए ईआर रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, वगैरह वगैरह। हम लोग और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। परिपक्व स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में भी ईआर जो है वो नहीं पाया जाता। ऐसे करके और भी हम लोग इसमें पार्ट्स बना सकते हैं, लेकिन मूल रूप से जो मैंने आपको बात बताई है वो ईआर से संबंधित यही प्रमुख बात है। उम्मीद है कि आप लोगों को ईआर के बारे में ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ईआर को थोड़ा ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें। अगर आपको इसके अलावा भी कहीं से कुछ बातें मिलती है तो उनको भी नोट करें। बाकी महत्वपूर्ण जो बातें थी ईआर से संबंधित वो मैंने आप लोगों तक अवेलेबल करवा दी हैं, जहां से कंपटीशन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ईआर को आप थोड़ा ढंग से देख लेना, थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, इसके प्रकार समझ लेना और सभी प्रकारों के काम जो है वो भली भांति तरीके से देख लेना, क्योंकि हमने ईआर को अच्छे तरीके से संपन्न करके अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अपने साथियों तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर अपने क्लासेस के वीडियोस से अपना फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि ये बातें हर कोई नहीं करवा रहा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मैं ये कंटेंट अवेलेबल करवा सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को ज़रूर पहुँचाइएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।